हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरे काले घने लंबे बाल, गुलाबी होंठ, चिकने गोरे गाल, दिखने में तो मैं एकदम हुस्न की परी लगती हूँ। हम लोग बनारस में रहते हैं। मेरी शादी करीब 2 साल पहले झारखंड में एक गांव में हुई थी। मेरे पति का नाम राजीव है और वह मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। मेरे ससुराल में मेरी सास अपने 2 बेटों के साथ रहती है। मेरे देवर को बचपन से ही बीमारी ने घेरा हुआ था और उनको दौरे पड़ने की बीमारी लग गई थी और वह अपाहिज की ज़िंदगी जी रहा था। जब उनको दौरा पड़ता था तो उसी वक्त तुरंत उसे इंजेक्शन देना पड़ता था। देवर जी की देखभाल के लिए एक नर्स हमेशा उसके साथ रहती थी। मेरी सास को भी घुटनों में परेशानी थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही कम चल फिर सकती थी और उन्हें व्हील चेयर और बेड पर ही रहना पड़ता था। मेरे जेठ जी ने जनरल फिजिशियन और गायनकोलॉजी के डॉक्टर का कोर्स किया हुआ था और वह गांव में रहकर ही सबकी देखभाल किया करते थे। गांव के औरतों की डिलीवरी भी इन्हीं के क्लिनिक में होती थी, जिसके लिए एक और नर्स रखी हुई थी। दूर दूर के गांव में उनका बहुत नाम था और लोगों को विश्वास था कि उनके इलाज से बांझ को भी बच्चा हो जाता है। लोग उनको भगवान की तरह मानते और उनकी इज्जत करते थे। मेरे जेठ जी दिखने में काफ़ी हट्टे कट्टे और जवान दिखते थे। जेठ जी दिखने में डॉक्टर कम और पहलवान ज़्यादा लगते थे। उन्होंने शादी भी नहीं की थी और शादी के बारे में उनका कहना था कि कोई भी पत्नी 2 अपाहिज को नहीं झेल सकती। उनकी इस बात का राजीव हमेशा जिक्र करते रहते थे। मैं भी जेठ जी की इस बात पर बहुत गर्व महसूस करती थी। देवर के चलते मुझे भी इंजेक्शन लगाना सीखना पड़ा था, क्योंकि घर में हर आदमी को सिखाया गया था कि क्या जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। राजीव हर हफ्ते गांव जाते थे और बड़े भाई के काम में उनकी मदद करते थे। यहाँ तक कि अपने छोटे भाई और माँ की सेवा में भी लगे रहते थे। मैं भी कभी कभी उनके साथ गांव चली जाती थी। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते थे और जेठ जी भी मुझे निशु बेटा कहते थे और मैं उनको भैया कहती थी। हमारे घर पर साल में एक बार पिताजी की बरसी पर घर के सभी रिश्तेदार को बुलाया जाता था और पूरे गांव को खाना खिलाया जाता था। पिताजी की बरसी पर हमें बनारस से अपने गांव जाना था और राजीव को उसी दिन शाम को वापस बनारस आना था, क्योंकि काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए उन्हें बाहर जाना था। गांव की नर्स कुछ दिन की छुट्टी पर थी, इसलिए भैया भी देवर के कारण गांव से बनारस नहीं आ सकते थे। अगर भैया हमें लेने आ जाते तो देवर और माँ की देखभाल कौन करता। अंत में यह फैसला हुआ कि राजीव मुझे गांव छोड़कर उसी रात लौट जाएंगे और भैया मुझे 4 दिन के बाद वापस बनारस छोड़ आएंगे और मेरे साथ वहाँ कुछ दिन रहेंगे, जब तक राजीव काम से वापस नहीं आ जाते। सुबह हम गांव पहुंच गए और मैं काम में लग गई। शाम को गांव वालों को खाना खिलाने के बाद राजीव को वापस भी जाना था। मैं पूरे दिन कामकाज में लगी रहने के कारण मेरा पूरा बदन टूट चुका था। लगता था कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे 2-3 बार चक्कर सी आई, पर मैंने राजीव को नहीं बताया, क्योंकि मैं राजीव को बताती तो वह बेकार परेशान होता। मैंने भैया से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे चेक करने के बाद कुछ दवाइयाँ दी। घर में मेहमान के कारण मुझे किचन के ऊपर का कमरा दिया गया था। राजीव के जाते ही मैं अपने कमरे में आ गई। दूसरे कमरे में देवर सो रहा था। मैंने गुलाबी साटन की साड़ी और ब्लाउज पहन रखा हुआ था। थकावट के कारण मेरे सर में दर्द हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। मैंने सोचा कि दवा खाकर थोड़ी देर लेटती हूँ, फिर नाइट ड्रेस पहन लूँगी। बिस्तर पर जाते ही
मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई। करीब सुबह 6 बजे मेरी आँख खुली तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरी साड़ी पूरी उठी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ किसी ने कुछ हरकत की है। मेरे कुछ कपड़े उल्टे थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और बाथरूम चली गई। मेरे तो होश ही उड़ गए कि कौन हो सकता है। क्या किसी ननद ने ऐसा किया है या किसी मर्द ने। मुझे हैरानी इस बात की थी कि मुझे पता ही नहीं चला। ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। किसी से कुछ पूछना या बोलना मेरे लिए असंभव था। एक बार सोचा कि राजीव से बात करूं, पर मुझे लगा कि अभी तो क्या, मैं पूरी ज़िंदगी यह बोलने का साहस नहीं कर पाऊंगी। किचन से चाय लेकर निकली तो देखा कि भैया खेत से वापस आ गए थे। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं इतनी बेहोश कैसे हो सकती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला। दिन भर रिश्तेदारों के साथ बातें होती रहीं, जिसकी वजह से मुझे दिन में आराम करने का मौका नहीं मिला, जिससे मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने खाना शाम को ही खा लिया था, इसलिए रात को खाना नहीं खाया था। मेरी सास ने कहा कि बहू तू जाकर आराम कर ले। मैंने सास से कह दिया कि मैं सोने के लिए अपने रूम में जा रही हूँ। रूम में जाकर मैंने नाइट ड्रेस पहना और दवा खाकर सोने चली गई। मेरे दिमाग में कल की बातें चल रही थी। मैंने सोच लिया था कि अगर आज ऐसा कुछ हुआ तो मैं ज़रूर उस अनजान चेहरे को पकड़ लूँगी। कुछ देर बाद मुझे गहरी नींद आ गई। देर रात मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ अजीब सी हरकतें हो रही हैं। मेरी तुरंत नींद खुल गई, पर मैं डर के मारे आँख नहीं खोल पाई। कमरे में हल्की रोशनी तो थी, पर आंखें खोलकर देखने का साहस मुझ में नहीं था। उसके बाद मेरे कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। शायद अजनबी को कुछ शक हुआ कि मैं जाग रही हूँ। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैं चुपचाप लेटी रही। यह चाहती थी कि अजनबी को लगे कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। वह अजनबी फिर मेरे साथ अजीब सी हरकतें करने लगा, लेकिन अनजाने मर्द का ख्याल आते ही मेरा मन घृणा से भर गया। मैं किस मुंह से राजीव के सामने जाऊंगी। मेरे दिमाग में यह बात चल रही थी। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैंने राजीव के साथ धोखा किया, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। अब आज रोक भी लेती तो दाग तो लग ही चुका था मेरे दामन पर। अब बस और नहीं, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही हैरान रह गई। मैं पूरे ज़ोर से चीखी, भैया आप। लेकिन मेरी चीख में इतना ज़ोर नहीं था कि वह आंगन के उस पार सो रहे लोगों तक पहुंच पाती। और फिर भैया ने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया ताकि मेरी आवाज़ रूम के बाहर ना निकले, और मेरी आवाज़ रूम में ही दबकर रह गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि भैया मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं। हैरानी की बात यह थी, मेरे जागने के बाद भी भैया को कोई डर या पछतावा नहीं था। मेरा मुंह उन्होंने बंद कर रखा था। मेरी आंखों में आंसू थे। भैया ने बोला, देखो निशु बेटा, अगर तुम चिल्लाओ नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह पर से हाथ हटा दूंगा। मेरा मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। मैंने कहा, भैया आप यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। उन्होंने कहा कि तुम भी अकेली और मैं भी अकेला। मेरे और तेरे सिवा यहाँ कोई भी नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों मस्त वाला क्रिकेट खेल लें। मैंने बहुत मिन्नतें की, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। भैया ने 4 घंटे तक क्रिकेट का खेल खेला और खूब चौके छक्के लगाए। दूसरे दिन मैं भैया से आंख भी नहीं मिला पा रही थी। पर दोस्तों, जो होना था वो तो हो गया था। फिर भैया मुझे बनारस छोड़ने मेरे साथ चल पड़े, और जितने भी दिन वह बनारस रहे उन्होंने मेरे साथ खूब मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।